वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अजाबिर अल-सबा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का अमीर कुवैत की वफ़ात पर यौम सोग का ऐलान। आज मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। सिर्फ दस्तावेजात या वीज़े ना रखने वालों को वापस भेजा जा रहा है। गैर मुल्की शहरी वीज़े के बगैर गैर महदूद अरसे तक यहाँ तक क़याम नहीं कर सकते। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। पार्टी टिकट्स पर मुशावरत की जा रही है। गजा में निहत्ते मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फौज के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले, 90 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी हमलों में अब तक 19,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 8,000 बच्चे शामिल। गजा में जंगबंदी से मुतालिक सलामती कौंसिल का इजलास आज फिर हो रहा है। गजा में फौरी या देर जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक की जानिब से पेश की जा रही है। चंद रोज़ पहले अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। ताहम अक़वाम मुत्तहदा के जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 86 खानदानों पर मुश्तमिल मजीद 1,638 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। अब तक 4,36,790 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। पाक भारत जंग 1971 के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। पाकिस्तान के दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मादरे वतन की आबरू की खातिर अपनी जान निछावर कर दी, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। पाक फौज के दस्ते की सलामी। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़रिए एहतमाम बार्सिलोना में इंटरनेशनल सेमिनार का आगाज कौमी तराने से किया गया और पाक फौज की पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खिदमात पर इज़हार तशक्कुर। दौरानी सेमिनार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पाकिस्तानियों का सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान से वालहाना इज़हार मोहब्बत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला। जम्मू कश्मीर पर नाजायज काबिज भारतीय फौज और मोदी सरकार कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस को हर हाल में ख़त्म करना चाहती है। कश्मीरी भारतीय हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट पर एतबार करने की किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले पर कश्मीरियों के तासुरात।
अकलियतों पर मजालिम में भारत सरफहरिस्त। मुसलमान, सिख, ईसाई और निचली जात के हिंदू भारत में इंसानों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। भारत में 1964 से लेकर 2022 तक तकरीबन 20,000 से जायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं। 21 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में मुसलमानों के 50,000 घरों को मिस्मार कर दिया गया। 2023 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ 400 तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। लोरालाई यूनिवर्सिटी के तलबा का एक दिन FC बलूचिस्तान के साथ। तलबा और फैकल्टी मेंबर्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी। वतन अजीज़ के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। तलबा और तालिबात को मिलिट्री अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करवाया गया। दौरे पर आए तलबा को जंग में इन अशिया के इस्तेमाल और दीगर पहलुओं पर मालूमात दी गई। तलबा ने बलूचिस्तान में क़याम अमन में FC की काविशों को सराहा। Really, just from start as they're coming back. Yeah, good boys. I've been. And second. पर्थ क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 360 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 89 रन बनाकर आउट। सिर्फ 3 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके। मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच। दूसरे टेस्ट का 26 दिसंबर से मेलबर्न में आगाज। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और जल मक्सी डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादीखेल खान ने मैदान मार लिया। जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। नवाबजादा नादर मक्सी की तीसरी पोजीशन। प्रीपेड B कैटेगरी में जाम कमाल पहले नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उस्मा चौधरी। बुलेटिन में हेडलाइंस तो आप जान चुके हैं, इन्हीं खबरों की डिटेल्स भी आप देख सकेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। हुकूमत पाकिस्तान आज अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह की वफात पर एक रोज़ा यौम सोग मना रही है, जिसका मकसद दुख की इस घड़ी में कुवैती शाही खानदान और कुवैत के अवाम से यकजहती का इजहार करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमीर कुवैत शेख की वफात पर ताज़ियत के लिए आज कुवैत का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ज़ीशान भट्टी की ये रिपोर्ट। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर के इंतकाल पर आज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से अमीर कुवैत की वफात पर कुवैती अवाम और शाही खानदान से यकजहती के लिए आज एक रोजा कौमी यौम सोग मनाया जा रहा है। इस मौका पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमीर कुवैत की वफात पर ताज़ियत के लिए आज कुवैत का एक रोजा दौरा भी कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर हारजा ने कहा है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में कुवैती शाही खानदान और कुवैत के अवाम से यकजहती का इजहार करता है, जबकि पाक कुवैत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कुवैत के अमीर को उनकी शानदार खिदमत पर हमेशा याद रखा जाएगा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं कि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास आज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ उम्मीदवारों से मुलाकातें करके उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। आज सुबह सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। इजलास में मरीम नवाज, चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हैं।
नाज़रीन, फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नज़र डालते हुए आपको बताते चलें कि गज़ा में जंग बंदी से मुतालिक सलामती कौंसिल का इजलास आज फिर हो रहा है। इजलास में गज़ा में फ़ौरी या देर पा जंग बंदी से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक की जानिब से पेश की जा रही है। चंद रोज़ पहले अमरीका ने गज़ा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी थी, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई थी। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज के हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई है। सेहूनी फोर्सेस गज़ा और मकबूसा मगरबी किनारे में मुसलसल बमबारी कर रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में सेहूनी अफ़वाज के ताज़ा हमलों में 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिहायशी मकानात, इमारतें, बुनियादी ढांचा, स्कूल और सेहत के मराकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना फायरिंग में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। सेहूनी हमलों में अब तक 19,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,000 बच्चे शामिल हैं। मकबूसा मगरबी किनारे में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। आलमी इदारे सेहत का यह कहना है कि अशफा अस्पताल में खून की होली खेली जा रही है। गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल जख्मियों से भरा है। बिस्तरों की कमी के बायस फर्श पर भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गज़ा में इसराइली मसालिम के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अमरीकी शहर बॉस्टन में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, फ़लस्तीन आज़ाद करो और गज़ा में जंग बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स और कतबे उठाए हुए थे। फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद की जानिब से जंगबंदी का मुतालबा किया गया। गज़ा की सूरत हाल आपने जानी। यहाँ पर कौमी खबरों में आपको बताते हैं कि निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सुलंगी का है कहना कि पाकिस्तान से सिर्फ उन गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस भेजा जा रहा है जिनके पास दस्तावेजात या वीज़े नहीं हैं। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गैर कानूनी तारकिन वतन अपने मुल्क वापस भेजने के हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद बैरूनी ममालिक से हुई। और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़ते हैं और अभी आपको आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए नशिस्तों की तादाद कितनी है, कौमी असम्बली नशिस्तें कम और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा कैसे हुआ। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन सेल से वक्कार हैदर। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से काबिल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़श्ता रोज जाने वाले 1,638 अफगान शहरियों में से 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चे शामिल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए नशिस्तों की तादाद कितनी है और कौमी असम्बली की नशिस्तें कम और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा कैसे हुआ। रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन सेल से वक्कार हैदर। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, जिसके लिए मुल्क भर की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा की छोटी और बड़ी तमाम सियासी पार्टियां किस्मत आजमाई के लिए सरगर्म हो गई हैं। 2018 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में 61 नशिस्तें थी, जिसमें वफाक के जेर एहतमाम एक्स फाटा की नशिस्तें भी शामिल थीं। इन 61 सीटों में खवातीन और अकलियती नशिस्तें भी शामिल थीं। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों में खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 45 हैं, जबकि मुकम्मल ईवान 55 का बनता है। गुज़श्ता इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 39 थीं, जबकि 12 नशिस्तें फाटा की थीं। 25वीं आईनी तरमीम के बाद एक्स फाटा खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गया है। यूं मुख्तस नशिस्तें कम हो गईं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में 6 नशिस्तें कम होने के साथ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में 16 नशिस्तों का इजाफा हो गया है। सूबाई हल्का PK 1 लोअर चित्राल से शुरू होता है और PK 115 डेरा इस्माइल खान पर खत्म होता है। इसी तरह कौमी असम्बली का हल्का NA 1 चित्राल से शुरू होकर NA 45 डेरा इस्माइल खान पर खत्म होता है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए हल्के की आबादी 7,88,933 रखी है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
اور ابھی آپ کو آگاہ کرے کہ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان سے صرف ان غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس دستاویزات یا ویزے نہیں ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک واپس بھیجنے کے حوالے سے پاکستان پر تنقید بیرونی ممالک سے ہوئی۔ غیر ملکی افغان شہری ہوں یا کوئی اور، ویزے کے بغیر غیر محدود عرصے تک یہاں قیام نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں تقریباً 20,000 ایسے افغان باشندے موجود ہیں جنہوں نے امریکی اتحادی فوج کے ساتھ کام کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ دنیا میں جو سلوک ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یونان میں جب غیر قانونی تارکین وطن ڈوب رہے تھے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا۔ مرتضیٰ سولنگی کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی مقیم افراد کے حوالے سے پاکستان کا ریکارڈ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ پاکستان میں افغان شہری موجود ہیں جنہیں صحت، تعلیم اور کاروبار سمیت تمام سہولیات میسر ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کراچی میں صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ سے ملاقات میں چیف سیکریٹری نے کہا کہ الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ پلان بھی تیار ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ نے صوبائی الیکشن کمشنر کو یقین دہانی کروائی کہ شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات دی جائیں گی۔ صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کرانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر سندھ کامران خان چسوری نے لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے پر گفتگو ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ دونوں صوبے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ملکی معیشت میں بہتری اور استحکام ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس لاہور کو عوام کے لیے منظم انداز میں کھولنے کے اقدام کو سراہا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ کسان کو سبسڈی اور آسان قرضے دے کر زیادہ پیداوار کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ پیداوار کے لیے چھوٹے کسان پر مالی بوجھ کم سے کم کرنا ضروری ہے۔ زراعت اور دیگر شعبوں میں معاشی سرگرمیوں میں بہتری سے عوام مستفید ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں چاول کی ایکسپورٹ $2 ارب سے بڑھ رہی ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بارسلونا میں اوورسیز کا پیغام پاک فوج کے نام کے موضوع پر ہونے والے سیمینار کے مہمان خصوصی لارڈ واجد خان تھے۔ سیمینار کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا اور پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خدمات پر اظہار تشکر کے لیے مختلف تقاریر کی گئیں۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ پاکستانیوں نے سبز ہلالی پرچم لہرا کر پاکستان اور افواج پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ذکر کریں گے ایسے قابل فخر سپوت کا جس نے جان دے دی لیکن وطن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کا 52واں یوم شہادت آج پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاکستان کے درخشندہ ستارے جنہوں نے مادر وطن کے آبرو کی خاطر اپنی جان نشاور کی، بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔ پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ آج کے دن 1971 کی جنگ کے دوران واہگہ بارڈر پر لانس نائک محفوظ شہید نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی خندقوں کو بلا خوف و خطر ان کی توپیں خاموش کروا دی۔ اپنے زخموں سے بے نیاز ہو کر انہوں نے آگ کو چھلانگ لگائی اور بھارتی مشین گن کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدان جنگ میں اس کی جرأت اور انتہائی جرأت مندانہ کارروائیاں مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ لانس نائک محمد محفوظ کی شہادت کی برسی مادر وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے دی گئی غیر معمولی قربانیوں کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت پر تقریب اسلام آباد کے علاقے محفوظ آباد میں منعقد ہوئی۔ میجر جنرل ابوبکر شہباز نے مزار پر حاضری دی اور آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں سول اور عسکری قیادت اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف لورا لئی کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز لورا لئی کا دورہ کیا۔ طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور وطن عزیز کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی۔
طلبہ و طالبات کو ملٹری اشیاء سے متعلق سٹالز کا دورہ کروایا گیا۔ سٹالز میں جدید ہتھیار، آرٹلری گنز اور میڈیکل کی اشیاء کے سٹالز شامل تھے۔ دورے پر آئے ہوئے طلبہ کو جنگ میں ان اشیاء کے استعمال اور دیگر پہلوؤں پر معلومات فراہم کی گئی۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ FC بلوچستان کے ساتھ گزارا گیا دن بہت اچھا رہا، ان کے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ طلبہ نے بلوچستان میں قیام امن میں FC کی کاوشوں کو سراہا۔ اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف اور روضہ اطہر جہاں پر ہے۔ حرمین شریفین کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ کے یہ تین حرم جو ہیں یہ ہمارے دلوں میں اسی طرح بسے ہوئے ہیں کہ ان کی محبت ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے حرم شریف کو۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو جائے اس میں اس کو امن مل جائے گا۔ آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، آج پوری کائنات امن تلاش کر رہی ہے۔ پاکستان میں آپ حضرات جو اللہ کے گھر مہمان جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ ہماری موجودہ حکومت نے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ اس مرتبہ کا جو حج ہے وہ کرپشن سے پاک ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ کا جو حج ہے وہ حاجی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، حاجی کے لیے راحت کا سبب ہونا چاہیے۔ اور میں ہوپ کی قیادت کا شکر گزار ہوں، جمال صاحب کا بھی، ثناء اللہ صاحب کا بھی، کامران صاحب کا بھی، سینٹرل ہوپ صوبائی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ مشکل نہ ہونے دے وزارت سے، ہم حاجی کو مشکل نہیں ہونے دیں گے حج گروپ سے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اس سال کا انشاءاللہ حج جو ہے، اس وقت آپ کو علم ہے کہ حج کی سرکاری سطح پر جو ہے وہ بکنگ شروع ہے، آپ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے آپ لوگوں کے اوپر، وہ اپنے مہمانوں کو سنبھالنے کی ہے۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ جو اللہ کے مہمان کو سنبھالے گا، کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کا خیال نہ رکھے؟ آج آپ کے میرے حجرے میں کوئی آئے اور اس کو کوئی راستہ صرف بتا دے کہ ثناء اللہ صاحب کا یا جمال صاحب کا یا حافظ صاحب کا یا سردار صاحب کا گھر اس طرف ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارے مہمان کا خیال رکھا۔ تو جو اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھے گا، یہ حج 1 لاکھ روپیہ سستا اس وقت ہو گیا جو سرکاری حج ہے، کیونکہ ڈالر نیچے آیا۔ اور ڈالر کیوں نیچے آیا؟ اس لیے کہ ہماری ریاست، جب ہمارے آرمی چیف گئے کراچی، وہاں بزنس مینوں نے کہا کہ یہ اسباب ہیں ڈالر کے اوپر جانے کے، تو 52 روپے ڈالر نیچے آیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے حج 1 لاکھ روپیہ سرکاری طور پہ سستا ہوا۔ آپ کے ہاں بھی جب پیکج بنتے ہیں تو ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ امراء کے لیے تو بناتے ہیں، غرباء کے لیے بھی پیکج ہونے چاہیے، غریب کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، میری اس کے ساتھ بہت بڑی وابستگی ہے۔ 1984 سے لے کر آج تک اس شہر کے ساتھ میری وابستگی ہے، اور یہ شہر دیندار لوگوں کا شہر ہے، اللہ والے لوگوں کا شہر ہے۔ جب ہم اس شہر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اولیاء اللہ اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث ان کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے قوت بننا ہے پاکستان کی۔ یہ خالی ایک تو حج عمرہ عبادت ہے، لیکن یہ ہوپ اگر چاہے تو یہ جو پاکستان میں سیاحت کا معاملہ ہے، اور پھر اس وقت مذہبی ٹورزم، پوری دنیا کے اندر مذہبی سیاحت کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اربوں ڈالر جو کبھی ہم کسی سے مانگنے جاتے ہیں، کبھی کسی سے مانگنے جاتے ہیں، اگر آپ حضرات سربکف ہو جائے اور حکومتی ادارے ان کو ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھیں ابھی آرمی چیف کا ویژن تھا یہ سہولت کار کونسل جو بزنس مینوں کے لیے بنی ہے،
ہماری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ آپ کے ہوپ کا ادارہ اس سے متصل ہو تاکہ آپ ملک کے اندر اور ملک سے باہر مذہبی ٹورزم جو ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے اندر 2 بڑے مذاہب جو ہیں ان کے ماننے والوں کے مقدسات ہیں، ایک بدھسٹ کے اور ایک سکھوں کے۔ وہ بیچارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہم ان کے لیے، اور پھر یہاں سے صرف حرمین شریفین نہیں، پاکستان سے لوگ ایران عراق زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تاجکستان، ازبکستان، مصر، اردن، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب سیاح باہر سے آئیں سیاحت کے لیے، اور ہمارے آپ کے یہ علاقے شمالی علاقہ جات اور باقی یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو یہ کون کرے گا؟ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس وطن کو، یہ بہت پیارا وطن ہے ہمیں، اور اب علماء کہتے ہیں کہ جتنی مذہبی آزادی اور جس انداز سے آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ یقین کریں یہ آپ کا وطن بڑا خوبصورت ہے، اسے مزید خوبصورت ہم نے مل کر بنانا ہے، ہم نے اس میں عمل لانا ہے۔ یہ جو خطہ ہے سب سے زیادہ میزبانی انصار مدینہ کے بعد اس خطے میں آپ نے کی ہے۔ آج افغانستان کے اندر امن آ رہا ہے، یہاں بھی امن آئے گا انشاءاللہ۔ اس امن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ میں بار بار یہ گزارش بھی کرتا ہوں، التجا بھی کرتا ہوں، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اور ہمارے پڑوسی ممالک کے رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے کتاب اللہ، اور ہمارا رب ایک ہے، اور حرمین شریفین کا جو تقدس ہے وہ ہم سب کے لیے محترم ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اور میں اسی لیے آیا ہوں، کوئی غرض نہیں اس کے علاوہ کہ ایک تو اگر حکومت کوشش کر رہی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، باقی چیزوں میں، تو آپ بھی اپنے حاجی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دوسری بات کہ اس مرتبہ حج جو ہے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ نہ کوئی سرکار کی طرف سے کرپشن کی آواز آئے اور نہ ہی آپ کی طرف سے حاجی تنگ ہو۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، میں نہیں کہتا، میں پہلے بھی کہا ہے اس دن اسلام آباد میں کہ بہت تھوڑی تعداد ہے شکایات کی، لیکن ایک پرسپشن بن گئی ہے۔ حج گروپ کا نام آتا ہے، وہ کہتا ہے لازماً یہ ذبح کرنے والا ہوگا، حالانکہ وہ خدمت کرنے والے زیادہ ہیں، ذبح کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہم نے اس پرسپشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے اپنے وطن کو مضبوط بنانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک قدم اٹھانے سے 52 روپے ڈالر نیچے آتا ہے، یہ بیٹھے ہیں حضرات، اب تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزارت مذہبی امور میں ان کو اس مرتبہ کسی نے پیسے کے لیے تنگ کیا ہو۔ یہ صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہیں۔ میرا حالانکہ ڈائریکٹ براہ راست تعلق نہیں ہے، انیک صاحب سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہ وزیر مذہبی امور ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں ان سے جو بھی بات کہتا ہوں وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آئیں، ہماری یہ کوشش ہے، ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا، حجاج کی تربیت جو بڑی لازم ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک حاجی بیچارہ ساری زندگی کا پیسہ اکٹھا کر کے لے کے جاتا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ اس نے خرچ کیا، اب وہاں وہ تصویریں بنا رہا ہے، وہاں وہ طواف کے دوران ساری توجہ اس کی دعا کی بجائے ویڈیو پہ لگی ہوئی ہے۔ ہم سب مل کر اس کو بتائیں کہ تم کس کے گھر جا رہے ہو، یہ کس کا گھر ہے، یہ کون سا مقام ہے۔ اور اس سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب مواجہ شریف کے سامنے حاجی کھڑا ہوتا ہے، زائر کھڑا ہوتا ہے، عمرے والا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ادھر ویڈیو بنا رہا ہے، اوے بیگ ادھر۔ ہم اسے بتائیں کہ یہ کون سا مقام ہے، یہاں تو سانس بھی اونچا لینے کی احترام میں اجازت نہیں ہے۔ ہم بتائیں کہ تم کتنی عظیم جگہ جا رہے ہو، یہ سیاحت نہیں ہے، یہ سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنے کی جگہ ہے، یہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی جگہ ہے۔ یہ جس طرح مصر جاتے ہیں، جس طرح
यूरोप जाते हैं, जिस तरह और जगहों पे, ये वो टूरिज्म की जगह नहीं है। मेरा हाजी इतना तरबियत याफ्ता हो कि अगर उसको गर्म हवा थोड़ी लगे तो वो बर्दाश्त करने वाला हो। हज में मुश्किलात आती हैं, जितना मर्जी कोई वीवीआईपी हो जाए, हज में मुश्किलात आती हैं, हम उसको क्लियर बताएं। इस बार हुकूमत ने, ये वजीर आजम पाकिस्तान का फैसला था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, एक उन्होंने कहा कि हमारी वजारत भी कोई करप्शन नहीं करेगी, किसी जगह पे हम मुश्किलात हाजी के लिए पैदा नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर से भी चाहते हैं वो भी हाजी के लिए मुश्किलात ना बनाए। इसीलिए हर चीज को क्लियर करके हाजी को बताया जाए, और यही तय हो गया कि पहले भी कहते हैं, हम बताते थे, अब हाजी को जरा शऊर आपने भी देना है कि जो चीज आपके साथ तय है, अगर किसी जगह पे कोई कमी आती है तो खुद होप उसका एहतसाब करें। मैं शुक्रगुजार हूं जमाल साहब का कि मैंने इनसे कहा कि आप अपने अंदर एहतसाबी निजाम बनाएं, वजारत की बजाय, FIA की बजाय, किसी और की बजाय होप अपने अंदर खुद अपना एहतसाबी निजाम बनाए कि आप अपने उस एजेंट को बुलाकर पूछे कि भाई ये हाजी को तकलीफ क्यों हुई है, ये हाजी क्यों परेशान है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें। जब आप एक्शन लेंगे तो फिर आप किसी और को एक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर लाजमी बात है कि कोई दूसरा तो एक्शन लेगा। इसलिए आप सफीर भी हैं पाकिस्तान के, याद रखिए, आप जितना बेहतर अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ये करने के लिए, इस तरह सानिया न बड़ा स्याह दिन लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं, उस पर नोटिस अदारों को किया जाना चाहिए। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है, ये मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ के नाम पे ही मुस्लिम लीग है और नवाज शरीफ के नाम पे ही मुस्लिम लीग को वोट मिलता है। पाकिस्तानी कौम को होप और आखिरी उम्मीद इन हालात में, जिन हालात में गर्दाब में पाकिस्तान फंस चुका है, इससे निकालने का लोगों को यकीन ही नवाज शरीफ के हवाले से है। मैं कौन होता हूँ कि मैं ये कहूँ कि कोई और नाम, पार्टी, अवाम, पाकिस्तानी कौम जो हमें वोट पोल करेगी वो तो नवाज शरीफ का है। तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ के अलावा भी कुछ सोचा जा सके? सब ये बताएं कि 9 मई के सबसे बड़े सियासी बेनिफिशरी इस वक्त आप हैं, सियासी बेनिफिशरी। आप सारा वजन जो है वो डाल रहे हैं इदारों के पार्ट पे कि इदारे जो हैं वो 9 मई के उन लोगों का एहतसाब करें। आप जो सियासी जमात है, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, देखिए तो मेरी जिसको बात, आप बगावत कह रहे हैं, जिसको आप बगावत कह रहे हैं इस वक्त, और इदारे भी इस पर उन पेज है कि शायद ये बगावत ही है, आप इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कोई कार्रवाई आपकी जमात करेगी कि मेरी गुजारिश सुन लें, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है, मुझे ये आप बता दें कि क्या मैंने ये बात पहले कह दी है कि सरहद पार से कोई आकर 9-10 मई का फेल करे तो आप उसको क्या कहेंगे जब आप पाकिस्तानी तनसीबात पर वो हमला करता है? क्या आप ये नहीं कहते कि ये दहशत गर्दी है? क्या आप ये नहीं कहते कि ये बगावत है? क्या ये आप नहीं कहते कि हमारे अंदरूनी मामलात या हमसाया ममालिक में से सहूलतकारी दी गई पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने के लिए? तो जब सरहद के अंदर से वही फेल कोई और करता है तो उसको आप कोई और नाम कैसे दे सकते हैं, जबकि आपका कानून है, आपका आइन है? कि आपका आइन कानून इस बात की इजाज़त आपको देता है कि वही आप आइन कानून तोड़ने का सबब अगर रियासत के अंदर से कोई करेगा तो उसको मुजरम नहीं कहा जाएगा, और बाहर से आकर वो कोई फेल करेगा तो उसको मुजरम कहा जाएगा? ये नहीं होता। पाकिस्तान का आइन कानून है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आपने ये कहा कि 2 बड़े काम आइडियाज, दे नीड गाइडेंस। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि दिस इज लाइक रॉ मटेरियल, यू नीड टू शेप द आइडियाज, गिव देम वे फॉरवर्ड, गाइड देम। अगर ये गाइड नहीं होंगे तो यकीनन फिर ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होंगे जिससे कि कोई भी फैमिली या मुआशरा खुश नहीं होता। तो हमें इन माइंड्स को वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, और इसीलिए भी इस यूथ पार्लियामेंट के इनेकाद पे मैं बहुत खुश हूं कि ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं,
जो कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपने इंटरेस्ट शो किया, ये पहली सीढ़ी है। आपका इंटरेस्ट शो करना इस बात की अलामत है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, कुछ इस डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और आपको, मैं नहीं समझती कि कोई भी रोक सकता है अगर आप वाकईतन अगली सीढ़ी या उसके बाद वाली सीढ़ी पे चढ़ना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको, और किसी को आपको रोकने का हक नहीं है। Coincidentally, I have a sister who's also member of Senate and उसको पोलियो का वो शिकार है और उसकी एक टांग में एक इशू होता है, लेकिन despite all that, she has never said that she has a problem. Being there, she has tried कि वो कोशिश करे कि और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, मिसाल मैं छोटी देती हूँ कि she is a senator, वो कहती है कि किसी को ये पता नहीं है कि ये फ्लोर कितना स्लिपरी है, ये मुझे पता है कि सेनेट में मैं जाती हूँ तो कितनी दिक्कत होती है चलने में। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अफगान मीडिया की टीटीपी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की बड़ी इत्तला। एक साल में टीटीपी ने 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अफगान मीडिया का कहना है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने पहली बार तस्लीम कर लिया है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मनसब से। जी इमरान, बताएगा क्या डिटेल्स सामने आई हैं अफगान वजारत दाखिला की जानिब से, और क्या इन दहशतगर्दों के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं जो कि मीडिया को दी गई है? जी इमरान मनसब, आप हमें सुन सकते हैं? इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने पहली बार ये तस्लीम किया है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क भर में तहरीक तालिबान की जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी इमरान मनसब, बताएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं और जो डिटेल्स मीडिया को मुहैया की गई हैं, क्या इन दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं उस फहरिस्त में? जी, अफगान मीडिया के मुताबिक अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने पहली बार इस बात को तस्लीम किया है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क भर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के तकरीबन 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। और जो तर्जुमान है वजारत दाखिला के अब्दुल मतीन कानी, उनका कहना यह है कि हमारे पास दाइश के कैदियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और तकरीबन 35 से 40 टीटीपी के दहशतगर्द हमारी कैद में है। इसी तरह अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है टोलो न्यूज़, उसके मुताबिक टीटीपी के इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा टीटीपी के दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों के बारे में मालूमात से ही मुमकिन हो सकी हैं। और हाल ही में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और वजारत खारजा पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करे। और अफगान मीडिया का ये कहना है कि अमारात इस्लामी ने इस बात का इरादा किया है कि मौजूदा अफगान हुकूमत टीटीपी के बारे में कोई सबूत मिलने पर फौरी कार्रवाई करेगी। और इसी तरह से टोल न्यूज़ के मुताबिक टीटीपी के इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों की गिरफ्तारियों के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असरात गैर यकीनी है। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान ने संजीदगी से इस मसले का हल निकाला तो मुमकिन है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मनसब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अफगान मीडिया ने टीटीपी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की इत्तला दी है। अमारात इस्लामिया ने अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने पहली बार ये तस्लीम किया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप, हो गया सब लाइव, ऑल इन वन ऐप,
अब ना हो कोई लंबी लाइन, ना हो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। ना हो कोई call wait time, card activation भी online, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए। Funds हो transfer hassle free. सारी transactions हो easily. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। कुछ दीगर खबरों की जानिब। लास्ट नाइट मोहम्मद महफूज शहीद के 52वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वतन की हिफाजत की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 100 दिन मुकम्मल। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से जारी मुहिम के दौरान 36,428 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 34,597 के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि 16,000 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। बिजली चोरों को अब तक 5,75,52,381 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 2,34,33,56,910 रुपए है। लेस्को रीजन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुल 60 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 4 कमर्शियल और 56 घरेलू थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके इनको 62,323 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 25,40,000 रुपए है। केस्को की नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। केस्को के मुताबिक सूबे के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में 329 घरेलू और कमर्शियल नादहिंदगान के कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए हैं। केस्को की जानिब से नादहिंदगान और चोरों के खिलाफ जारी मुहिम में अब तक मजमूई तौर पर 1,26,529 नादहिंदा सार्फिन से तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ 7 लाख रुपए के बकायाजात वसूल किए जा चुके हैं। मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की मौसर पॉलिसियों से जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, वहीं पर डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी नुमायां कमी हुई। ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने जिन मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली वो किसी से ढकी छुपी नहीं, जबकि आलमी और मुल्की सतह पर माशी हालात चैलेंज से कम न थे। ताहम ऐसे में दूररस और दानिशमंदाना फैसलों के बायस निगरान हुकूमत ने न सिर्फ माशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए पहले दिन से ही मुल्की मफाद में फैसले करना शुरू किए, जबकि इसके साथ साथ वाज़ेह सिमत के जरिए भी मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद बहाल किया, जिसके बायस जहां डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा, वहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन के बायस स्मगलर्स माफिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि मईशत की तरक्की के साथ साथ कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले दिन से ही आवाम को आसानी फराहम करने की फिक्र के बायस 331 रुपए पर पहुँचने वाला पेट्रोल 60 रुपए से जायद की कमी के साथ 267 रुपए पर आ गया है। बेहतर तो है, ये बहुत अच्छा है कि निगरान हुकूमत ने ये एग्जाम्पल सेट करी है, तो जो भी नई हुकूमत आएगी वो उसको फॉलो करे, और इसी तरह बाकी कमोडिटीज़ भी अगर कोई रेट कम हो उसमें भी रिलीफ मिलनी चाहिए आवाम को। कम हुआ है, हमारी तो दुआ यही है कि हुकूमत और आगे अच्छा करे, आम आदमी को रिलीफ मिले। अभी बहुत कम है फिलहाल, पर ये क्या है, हम चाहेंगे कि और कुछ ज़्यादा कुछ कम हो जाए। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ तो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद रखते हैं कि और चीज़ें भी अच्छे रेट पे हो जाए, थोड़े सस्ते हो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे और नीचे जाना चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले और सुकून में आए आवाम। हुकूमत की दुरुस्त सिमत के बायस स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में मुमताज हैसियत इख्तियार कर गई, जबकि इसका असर बराह रास्त हुकूमत की जानिब से सकूक के इजरा पर जाहिर हुआ, जहां सरमायाकारों ने 16 गुना से ज्यादा हुकूमती सकूक में दिलचस्पी ली, जो कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अमाउंट भी बहुत अच्छा आया, 16 टाइम्स ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी जो ये एक साल के सकूक पे मिला है वो ऑलमोस्ट 2.2%, 1.9% कम है कंपेयर टू जो लास्ट वीक एक साल का टी बिल हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकार कहते हैं कि 40,000 का इंडेक्स 66,000 की बुलंदी को भी अबूर कर चुका है, जो कि बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। खुशाइन बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वो जो एक मैनिपुलेशन
اور اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کرنسی میں بھی ایسے ہی آپ دیکھیے کہ گریجولی نہیں آ رہا ہے. تو یہ سسٹینیبلٹی جو ہے نا یہ بڑی بات ہے. حکومتی ویژن اور زیرک اندیشی کے باعث روپے کے استحکام کے لیے بھی شروع ہی دن سے انتھک محنت کی گئی، جس کے باعث 321 روپے والا ڈالر 285 روپے تک پہنچ چکا ہے. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور اقلیتوں پر مظالم میں بھارت سر فہرست. ہر سال 18 دسمبر کو بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے. مسلمان، سکھ، عیسائی اور نچلے ذات کے ہندو بھارت میں انسانوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بھارت میں 1964 سے 2022 تک تقریباً 20,000 سے زائد مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، جبکہ 21 اپریل 2022 میں ریاست حیدرآباد میں مسلمانوں کے 50,000 گھر مسمار کر دیے گئے تھے. 2023 کی بات کی جائے تو بھارت کی 23 ریاستوں میں عیسائیوں کے خلاف 400 تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے. 25 اگست کو بھارتی انتہا پسندوں نے ریاست اڑیسہ کے ضلع کندمال میں سینکڑوں عیسائیوں کو قتل جبکہ 600 دیہاتوں کو جلا ڈالا. 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھ فسادات شدت اختیار کر گئے، جس میں لگ بھگ 17,000 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا. 2012 میں دلت ہندوؤں کے خلاف 60,000 جرائم رپورٹ ہوئے. DW کے مطابق اوسطاً ہر 10 منٹ میں ایک دلت کے خلاف تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے. نیشنل کرائم بیورو کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں نچلی ذات کے خلاف 2.5 لاکھ سے زائد نفرت انگیز جرائم رپورٹ ہوئے. امریکی ادارہ برائے مذہبی امور کے مطابق بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں پر منظم حملے کیے جاتے ہیں. مودی کے دور حکومت میں بھارت میں مذہبی آزادی شدید تنزلی کا شکار ہوئی. 2020 سے امریکی کمیشن برائے مذہبی نے بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا ہوا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. MCB لائف پہ نو جھنجھٹ، یہاں ہو سب سیکیورلی کیونکہ یہ ہے the best of digital banking surely. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB لائف، فاسٹ، فیوچرسٹک، فٹافٹ بینکنگ. ویلکم بیک. آگاہ کرتے ہیں آپ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے. جموں کشمیر پر ناجائز قابض بھارتی فوج اور مودی سرکار کشمیریوں کے تشخص کو ہر حال میں ختم کرنا چاہتی ہے. اگر کسی کو یہ خام خیالی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ قانونی طور پر حل ہو سکتا ہے تو بھارتی سپریم کورٹ کے 11 دسمبر کے متعصبانہ فیصلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو ہندوستان کی حکومت اور سپریم کورٹ پر اعتبار کرنے کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق جموں کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا. بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. ویسے تو اندرونی طور پر مودی سرکار کے جبر یا ظلم و ستم سے بھارت کی کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں، مگر کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی گھناؤنی سازش مودی کی اعلی کار سپریم کورٹ اور کٹ پتلی ججوں کے متعصبانہ رویے، سوچ اور متنازع فیصلے اس بات کی دلیل ہیں کہ کشمیری بہت جلد بھارت سے آزادی لے کر رہیں گے. ہمیشہ سے علاقائی زبانوں اور ثقافت کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. PTV بولان سے ہزار کی زبان میں باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ. پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز سے PTV بولان پر ہزارگی نشریات کا آغاز قومی امنگوں کی ترجمانی، ملی اتحاد اور روایتوں کی پاسداری کا روشن استعارہ ہے. علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے PTV بولان 14 اگست سن 2005 سے بلوچی، براہوی اور پشتو ثقافت کی آبیاری میں اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. ہزارگی ثقافت بھی PTV بولان کے تہذیبی ورثے میں خوبصورت اضافہ ہے. پہلے ہم یہاں سے بلوچی، براہوی اور پشتو کو کور کرتے تھے. اب ایک بڑا احسن قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ اس میں ہزارگی بھی ایڈ ہو گئی ہے. تو اس کے حوالے سے تو ایک دلی خوشی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے وہ ویورز جو کہ ہزارہ ٹرائب سے تھے یا اس لینگویج کے لیے وہ تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کی بھی نمائندگی ہو. جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی یہ کاوشوں سے یہ ممکن ہوا. ہزارگی زبان و ادب کی ترویج، حالات حاضرہ سے آگہی، موسیقی اور تفریح کے ساتھ عوام کو باخبر رکھنے کا یہ سفر ایک درخشاں مستقبل کی نوید ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کا ہم لوگ تحفظ کریں، اور مجھے توقع ہے کہ PTV نہ صرف ہزارگی بلکہ باقی جو زبانیں ہیں ان کی طرف بھی جائے گی اور ان کو بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنی رسم و رواج اور اپنی تاریخ اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرے گی. PTV بولان پر ہزارگی ٹرانسمیشن کا آغاز
PTV मैनेजमेंट की अनथक मेहनत और मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी और एजाज़ है। कोयटा मरकज़ से PTV बोलान अपनी नशरियात में आवाम की हमागिर तरक्की, कौमी तशख़्ख़ुस और मुख्तलिफ लहजों की चाशनी लिए कामयाबी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं। हज़ार की ज़बानों सकाफ़त की तरवीज के लिए PTV बोलान पर नशरियाती सिलसिले का आगाज़ संग मील की हैसियत रखता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। मारूफ अदाकार अली एजाज को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी और फ़न के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालने के लिए देखते हैं लाहौर से शुमाइला शबीर की रिपोर्ट। अली एजाज का शुमार फिल्म और टेलीविजन के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने फन अदाकारी को नई जिह्तों से रूशनास किया। संजीदा अदाकारी हो या मजाह, अली एजाज हर अंदाज में मुनफरिद रहे। 1967 में हदायतकार शबाब किरानवी की फिल्म इंसानियत से अदाकारी का सफर शुरू करने वाले अली एजाज ने सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ टीवी स्क्रीन पर भी राज किया। वो डायलॉग्स और सीन के मुताबिक इस अंदाज से किरदार निभाते कि इसमें हकीकत का रंग नजर आता। देख रहे हो सर, मैं देख रहे हैं कि तू कदर कंप्यूटर ते नहीं, मैं एक इंसान, मेरे सीने च भी दिल है, मैनू चोट लगे तो दर्द भी होती है, मैनू नींद भी आती है सर, मैं रोटी भी खाना। अदाकार नन्ना के साथ अली एजाज की जोड़ी बहुत मकबूल हुई और उन्होंने उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में दिल और दुनिया, दुबई चलो, मिर्जा जट, साहब जी, साला साहब, बाऊजी और दी रानी शामिल। टेलीविजन के लिए मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ख्वाजा एंड सन और खोजी में उनका किरदार आज भी यादगार है। उनकी फनी खिदमत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाले अली एजाज 18 दिसंबर 2018 में हरकत कल्ब बंद होने के सबब इस जहान फानी से रुखसत हो गए। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खूबसूरत धुनों से गीत अमर करने वाले रशीद अतरे को मद्दाहों से बिछड़े कई बरस बीत गए, मगर वो आज भी अपनी खूबसूरत मौसीकी की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से वर्दा सलीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खूबसूरत मौसीकी की बात हो तो रशीद अतरे की खिदमात को कैसे फरामोश किया जा सकता है। दिलों को छू लेने वाली धुनों के खालिक रशीद अतरे ने सैकड़ों नगमों को अमर किया। 15 फरवरी 1919 को अमृतसर में पैदा हुए। उनके वालिद खुशी मोहम्मद भी बुलंद पाया हारमोनियम नवाज थे। मौसीकी की इब्तदाई सूझबूझ अपने वालिद से ही हासिल की और फिर अपने अहद के अजीम गायक उस्ताद फयाज अली खान के शागिर्द हो गए। रशीद अतरे ने 1942 में पहली मर्तबा फिल्म ममता की मौसीकी दी। क्या में पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मस्कन बनाया। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। 1953 में दोबारा फिल्मी दुनिया में वापस लौट आए और फिल्म शहरी बाबू की मौसीकी तरतीब दी, जिसके गीतों ने हर तरफ धूम मचा दी। इसके बाद रशीद अतरे ने पलटकर नहीं देखा और हर फिल्म में मतवाता यादगार नगमात की मौसीकी तरतीब देते रहे। उन्होंने मजमूई तौर पर 55 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी, जिनमें 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। 18 दिसंबर 1967 में वो इस जहान फानी से कूच कर गए। रशीद अतरे के गीतों ने आज भी उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाजरीन, मौसम सरमा में मछली के इस्तेमाल में खातिर इजाफा हो जाता है। सक्खर की होलसेल मछली मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती हैं, जहाँ से ताजरों की एक बड़ी तादाद मछलियों की खरीदारी करती है। इसी हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू होते ही सक्खर की होलसेल मछली मार्केट में ग्राहकों का खासा रश नजर आ रहा है। सक्खर की होलसेल मार्केट कई लिहाज से मुनफरिद होती है। यहाँ पर दरिया के साथ साथ फार्मों से 12 से ज्यादा अक़साम की मछलियाँ फरोख्त के लिए पेश की जाती हैं। सबसे मशहूर जो मछली है सिंधु दरिया की, वो है डमरा, जिसको रोहू कहते हैं, और मोराका, थैली, गुलफाम, गिरास, शली और डुंगना, इस इक़साम की मछली आती है। सक्खर की होलसेल मार्केट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों समेत अफगानिस्तान से भी ताजरों की एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आती है।
हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान काबुल से है। यहाँ से गरास, सिल्वर, मोराका, गुलफाम ये भेज रहा है। उसका जायका बहुत अच्छा है, उधर लोग पसंद कर रहे हैं। हर वैरायटी जो है इधर मिलती है और शहरों में नहीं मिलती है। इधर जो जितनी मछली चाहिए वो इस वैरायटी की मिलती है और मीठे पानी की जबरदस्त मंडी है। से पंजाब से, सूबा सरहद से, अफगानिस्तान से हर जगह मछली जाती है। ये जो कुछ मछली ऐसी है जो इधर से कराची भी जाती है। हर किस्म की हमारे पास मछली मौजूद है। ये कम से कम 8-9 किलो का है। ये दरिया सिंध का है, 1050 रुपए किलो ये बिका है इधर। मीठे पानी की मछलियों की सबसे बड़ी मंडी में इन दिनों खासी गहमा गहमी है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सक्खर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात को धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -5, गिलगित -4, कोयटा -3, जबकि दीर में भी -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।